नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे 3 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत जम्मू पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू आ रहे हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत और 1 अक्टूबर को वो जम्मू पहुंचेंगे, जहां पर वो स्वयं सेवकों से ऑनलाइन वार्तालाप करेंगे और उनके साथ जो बातचीत है वो ऑनलाइन के जरिए होगी। और इसी के साथ भागवत के दौरे को लेकर स्वयं सेवकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मोहन भागवत अब जम्मू आ रहे हैं और 3 दिवसीय दौरे पर वो जम्मू पहुंचेंगे। 1 अक्टूबर से उनका ये दौरा शुरू होगा, जिसमें वो पहले स्वयं सेवकों से ऑनलाइन वार्तालाप करेंगे और उसके बाद अगर हम स्वयं सेवकों की बात करते हैं तो स्वयं सेवकों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 35 से और 370 हटने के बाद ये उनका पहला दौरा है जो कि जम्मू कश्मीर की तरफ है। लेकिन वहीं पर इस दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर वो जम्मू पहुंच रहे हैं और क्या कुछ चीजें इसमें ज्यादा खास रहेंगी और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद जी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो विनोद जी से जानते हैं। विनोद जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 3 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत जो है वो जम्मू आ रहे हैं और 370 और 35 से हटने के बाद उनका ये पहला दौरा जम्मू की तरफ रहेगा। तो इसमें क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा है और स्वयं सेवकों से वो बातचीत भी करेंगे, हालांकि ऑनलाइन जरिए से ही करेंगे लेकिन उनसे बातचीत की जाएगी। तो उसमें और क्या कुछ खास इस दौरे में रहेगा जम्मू के लिए? के पल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत अगर किसी यूटी में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा अहमियत रहता है। जैसे आपने खुद ही बताया कि पोस्ट 5 अगस्त 2019 यानी 5 अगस्त 2019 में जब इतना बड़ा बदलाव हुआ था, 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील, उसके बाद पहला विजिट है उनका, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डे 1 से जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था तभी से उनका ये था। जब 370 लगा उसके बाद भी उनकी यही डिमांड थी कि कहीं ना कहीं 370 हटना चाहिए। बिल्कुल। जब भाजपा के पास खाली एक सीट थी तब भी उनका ये मानना था कि 370 हटना चाहिए और उनके मैनिफेस्टो के टॉप पर रहता था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार इस पर प्रयास कर रही थी जब से 370 लगा था कि इस 370 को हटना चाहिए। हटा है, हटने के बाद इनका दौरा है। आपने कहा कि क्या क्या आम खास बातें होंगी, उसमें ये होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के तालमेल जो कोऑर्डिनेशन रहता है उसको और कितना, समन्वय को और कितना मजबूत बनाया जाएगा। दूसरा, स्वयंसेवक और कर्मठ बने, इसके लिए उन्होंने जूम ऐप के माध्यम से 10:30 बजे 3 अक्टूबर को वो एड्रेस करेंगे स्वयंसेवकों। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। जी, वहीं पर विनोद जी बात करें अगर हम लोग मोहन भागवत की, तो अमूमन वो हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इस तरीके की जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है वो उनके द्वारा दी जाती है, लेकिन वहीं पर जो कश्मीर का इस समय हाल है और जहां हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आतंकवाद बहुत ज्यादा सक्रिय है, तो क्या इस बार भी इस दौरे में भी कुछ कंट्रोवर्शियल रहेगा या कंट्रोवर्शियल किसी भी तरीके की कोई चीज रहेगी, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं? तो देखिए पल्लवी, ये कहना गलत होगा कि जानबूझकर वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। जी, सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना बड़ा संगठन है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं सोच समझकर संतुलित और नबी तुली स्टेटमेंट देते हैं और उनका ये कहना रहता है कि पाकिस्तान या आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और आतंकवाद की फैक्ट्री को खत्म करना होगा, यानी पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद को किस तरीके से आप सनप कर सकते हैं, उसको किस तरीके से दबा सकते हैं, ये पाकिस्तान को खुद सोचना होगा। भारत सक्षम है, भारत ने दिखा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, भारत ने अपना जो भारत के पास ताकत है उस ताकत को पाकिस्तान को दिखा दिया है। और मोहन भागवत भी यही चाहते हैं कि कम से कम आतंकवाद को पनपने ना दिया जाए और जो भारत देश है विश्व में उसकी एक अपना नाम हो। जिस वक्त इस वक्त जो भारत की पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल फोरम पे है उससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति बने, विश्व गुरु भारत बने, ये कल्पना जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रहती है और उनके मोहन भागवत जो सरसंघ चालक है उनकी भी यही कल्पना रहती है।
और इसी के इर्द गिर्द ही वो स्टेटमेंट देते हैं। ये नहीं है कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए या फिर चर्चाओं का विषय बनने के रहने के लिए स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल। वहीं पर आखिरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी विनोद जी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की राजनीति की, तो जम्मू कश्मीर की राजनीति बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, बहुत ऐसे मुद्दे उठते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम मोहन भागवत की बात करते हैं तो ये एक संघ से बिलोंग करते हैं, किसी राजनीतिक दल से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर ये दौरा करते हैं जम्मू कश्मीर का, तो क्या ये कोई राजनीतिक मोड़ ले सकता है? देखिए पल्लवी, अपने इस दौरे के दौरान मोहन भागवत प्रोमिनेंट जो लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में जिनका एक सिक्का है उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी वो चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब ये 370 में संशोधन हुआ था, हमें याद है 35 से हटा था, उसके बाद सरसंघ चालक की एक स्टेटमेंट आती है, उसमें यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और रोजगार और जमीन पर ख्याल रखा जाना चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता पर। तो मुझे लगता है कि अपने इस दौरे के दौरान जब वो प्रोमिनेंट सिटीजन से मुलाकात करेंगे, इन पर भी जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि खुद सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस खुद गृह मंत्री अमित शाह और या फिर प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में एश्योर्ड किया है लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको एश्योर्ड किया था कि जल्द ही पॉपुलर गवर्नमेंट यूटी जम्मू कश्मीर में बनेगी और स्टेटहुड का भी उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम आने पर आपको स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत भी इस पर, जो प्रोमिनेंट सिटीजन के साथ मुलाकात करेंगे, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी, और जिस तरीके से विनोद जी ने बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं इस दौरे की, तो उस दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जब जम्मू पहुंचेंगे और स्वयं सेवकों से बात करेंगे और उसी के साथ और भी उनके कार्यक्रम खास रहेंगे, लेकिन इस दौरे के दौरान राजनीतिक ये दौरा किस तरीके से मोड़ लेगा वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा यहाँ पर। तो चलिए अब बात करते हैं सांबा की, और सांबा की अगर बात करें तो जहां पर पशु तस्करियों के मामलों पर एक बार फिर पुलिस ने अंकुश लगाते हुए नजर आई है। आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर घगवाल नाके पर एक सफलता हाथ लगी है पुलिस के, और सांबा में पशु तस्करी की एक बड़ी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है और पुलिस ने ट्रक से पंजाब से लाए जा रहे 19 मवेशियों को बरामद किया है। आपको बता दें अगर जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार होने में सफल रहा है, लेकिन पुलिस ने उस ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये एक पहला ऐसा मामला नहीं है जो पशु तस्करी का सामने आया है। हमें आमूमन इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं और ज्यादातर मामले जो है वो जम्मू पठानकोट हाईवे से ही सामने आते हैं, और एक बार फिर पुलिस ने एक बड़ी साजिश को होते हुए नाकाम कर दिया है, क्योंकि ये जो तस्करी की जा रही थी 19 मवेशियों की जा रही थी और उसको देखते हुए ट्रक को पकड़ा गया, बरामद किया गया। हालांकि चालक फरार हो गया मौके से, लेकिन 19 मवेशियों को बचा लिया गया है। तो वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं सांभा से। तो ऋषि से जाते, ऋषि पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो चालक वहां से फरार हुआ है उसको लेकर अभी तक क्या कुछ कार्यवाही की गई है, गाड़ी की नंबर प्लेट से लेकर क्या कुछ और चीजें निकलकर सामने आई है? देखिए पल्लवी, आपको मैं विस्तार से बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से जो पशु तस्करी है ये सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले मामले काफी कम हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से ये पशु तस्करी के जो मामले हैं ये प्रकाश में आना शुरू हुए हैं। और आज सुबह भी ये बड़ी कामयाबी जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम को मिली है, जिनको अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, जो इनपुट मिला था, उसी इनपुट के आधार पर जो घगवाल का टप्याल इलाका है वहां पर नाकाबंदी की गई थी पुलिस की तरफ से। और जिस ट्रक को लेकर सूचना थी उस ट्रक को पुलिस ने पूरा प्रयास किया रोकने का। हालांकि जो स्मगलर्स है उन्होंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और वो आगे तक गाड़ी को लेकर गए। पुलिस ने भी इस गाड़ी को चेस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलर्स थे वो मौके से भागने में कामयाब हुए, लेकिन इस ट्रक को सीज कर लिया जो कि पंजाब की ओर से ये ट्रक आ रहा था। और जब सीज किया गया, सीज के दौरान इसकी चेकिंग की गई तो बड़े ब्रूटली तरीके से 19 पशुओं को इसमें बांध कर रखा हुआ था, जिन्हें कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इलीगल तरीके से। लेकिन जिसके चलते अगर बात करें तो इन दोनों स्मगलर्स का जो जिक्र किया जा रहा है, इनकी जो धरपकड़ है ये पुलिस ने कोशिश की है कि जल्द से जल्द की जाए, इनकी तलाश शुरू कर दी है। अभी फिलहाल ये हत्थे नहीं चढ़े हैं पुलिस के, लेकिन ये 19 पशु जो बेजुबान जानवर हैं, इनका क्या कसूर है जो लगातार इनकी जिंदगी दांव पर लगाई जाती है, उन्हें कश्मीर घाटी को लेकर जाया जाता है। ये सब लोग भली भांति जानते हैं कि क्यों इनको कश्मीर घाटी को लेकर जाया जाता है। ये एक सवालिया निशान ये भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ये जो इसके ऊपर जो गिरोह काम कर रहे हैं, जो सरगना काम कर रहे हैं, जो ये पूरा
इलीगल गोरख धंधा करवाते हैं, बेजुबान जानवरों की पशु तस्करी कर इसके ऊपर लगाम लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। ये पूरी तरह से बैन हो जाए तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत जो वो मानी जाएगी। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, इनको बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया गया है, एक यार्ड में उनको रखा गया है, वहां पर इनके चारे वगैरह का बंदोबस्त भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस तरह के प्रयास और ज्यादा ना हो, इसको लेकर पुलिस को और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ज्यादा एक्टिवनेस लाने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस काम कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो स्मगलर्स हैं वो पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग जाते हैं, और ऐसा ही आज भी हुआ है। हालांकि तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल ये आप कह सकते हैं कि आधी कामयाबी पुलिस को जरूर मिली है कि इन बेजुबान जानवरों की जिंदगी बचाई है गढ़वाल पुलिस टीम ने। जी, वहीं पर ऋषि बात करें अगर एनिमल ट्रैफिकिंग की, तो एनिमल ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इस संगठन के पीछे एक या दो लोग नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा जाल बिछाया जाता है। तो इस पर कड़ा एक कदम उठाने की कितनी ज्यादा जरूरत है? लॉज की बात करें, कितने जरूरत है कि एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि जो एनिमल ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके? देखिए पहले आपको बता दें कि मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूंगा। जो हमारा जो लखनपुर है, हमारा जो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवेश द्वार है, वहां से किस तरह से गाड़ियां एंटर कर जाती हैं। हालांकि वहां पर अगर कोविड टेस्टिंग वहां पर की जा रही है, ये जो लोड कैरियर गाड़ियां वहां से आती हैं तो वहां चेकिंग की जाती है, लेकिन सारी गाड़ियों की चेकिंग क्यों नहीं की जाती, ये सवालिया निशान जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लगता है, पुलिस पर भी लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चेकिंग होती तो शायद ये गाड़ियां यहाँ पर एंटर नहीं करती, बिना चेकिंग के ये गाड़ियां आ जाती है बिना चेकिंग के। तो शायद यही वजह है कि जब पुलिस को अपना कोई इनपुट हाथ लगता है तो उसके इनपुट के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन मैं पूरे भारत की बात करूंगा, कई ऐसे हमारे इलाके हैं पूरे भारत में, यहाँ पर ये जो इलीगल गोरख धंधा किया जा रहा है, यहाँ पर जो गिरोह काम कर रहे हैं, जो सरगना काम कर रहे हैं, जो ये पूरा खेल खेल रहे हैं, इसमें इंटरवेन करना होगा बड़े स्तर पर जाकर, ताकि इनके ऊपर जो गिरोह जो सरगना काम कर रहे हैं उनकी धरपकड़ जल्द से जल्द की जाए। और जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि स्लॉटर हाउस पूरी तरह से बैन हो चुके हैं, तो इसी तरह के कुछ कड़े कदम लेने की जरूरत है ताकि इन बेजुबान पशुओं की तस्करी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन जाता है, हमारी आस्था भी इनके साथ जुड़ी होती है। तो ये सारी चीजें देखनी है, लेकिन इनके तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी होगी कि आखिर जब तक इन तक नहीं पहुंचा जाएगा ये प्रयास लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि ये जो निचले तबके के स्मगलर्स आप जिन्हें कहते हैं, इनका काम है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना, लेकिन जो ऊपर पूरा ये खेल जिनके द्वारा रचा जाता है उनके तक पहुंचना होगा, नहीं तो ये आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल प्रयास को विफल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आधा काम जो है वो बाकी है, आधा काम अभी अधूरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और जिस तरीके से ऋषि सांबा से जुड़े थे, गढ़वाल इलाके की बात है, और जहां पर हमें देखने को मिला कि 19 मवेशियों को बचा लिया गया है। हालांकि पुलिस अभी ट्रक चालक की तलाश में लगी हुई है जो कि मौके से फरार हो गया था। अब इस ट्रैफिकिंग को किस तरीके से रोका जाता है और किस तरीके के कानून बनाए जाते हैं, वो भी उस पर भी एक बहुत जरूरी है कि गहन किया जाए और उसको लेकर भी एक फैसला लिया जाए। तो चलिए अब सांभा की बात रुख करते हैं रामबन की तरफ। रामबन की अगर बात करें तो रामबन के दूर दराज के इलाकों में किस तरीके से अभी भी जो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है, और जिले के वर्नल बहुगढ़ इलाके की अगर बात करते हैं तो अभी भी वहां के लोग बिजली के इंतजार में बैठे हुए हैं। बुनियादी ढांचा लगने के बावजूद भी तारों में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, और लोगों का यही कहना है कि अगर सरकार ने बड़े बड़े दावे उनसे किए हैं। और दूर दराज इलाकों की बात करें तो जब डीडीसी इलेक्शन हुई थी तब भी ये कहा गया था कि दूर दराज इलाकों में हर एक बुनियादी सुविधा वहां पर पहुंचाई जाएगी, लेकिन अभी तक इलाकों में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंचाई गई है, और जिले वर्नल बहुगढ़ इलाका ऐसा है जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। हालांकि तारें बिछा दी गई हैं पर तारों में कनेक्शंस अभी तक नहीं दिए गए हैं, और सरकार के संपूर्ण विकास के दावों पर भी सवाल उठा रहे हैं लोगों का साफ कहना है कि अगर इलेक्शंस होती हैं तब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और उसके बाद इलेक्शंस खत्म होने के बाद कोई भी वहां पर नहीं आता, कोई सुध नहीं लेता है वहां पर आके। और क्या कुछ कहना है लोगों का, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो नदीम से जानते हैं। नदीम, पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम बात कर रहे हैं लोगों की, तो लोग जिस तरीके से हर बार प्रशासन से खफा नजर आते हैं, और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है कि बिजली लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रही है। और जब डीडीसी इलेक्शंस हुए थे तब भी ये कहा गया था कि हर एक घर में बुनियादी सुविधा पहुंचाई जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा जिला है जहां पर बिजली तक नहीं है। तो उस बीच लोगों में किस तरीके का रोष देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि रामबन के अंदर अगर हम बिजली निजाम को देखें तो बिजली निजाम काफी खराब है,
हालांकि सौभाग्य स्कीम के तहत हमने देखा काफी दूर दराज के इलाकों तक जो है बिजली की तार पहुंचाने की लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि शायद यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स लगेंगे, बिजली की जो फैसिलिटी है वो बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ साथ में हमने एक चीज देखी, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पावर डेवलपमेंट ने तो घर घर बिजली और जो खंबे पहुंचाने का एक मैं कहूं कि बात कही थी कि हाँ हम पहुंचाएंगे, लेकिन जब हमने जमीनी सतह पर देखा है, देखिए ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा बिजली का वो भी बेहतर नहीं है। जिला रामबन के अंदर बिजली की अगर बात देखें तो बिजली फैसिलिटी हालांकि कुछ गांव तक तो बिजली पहुंचाई गई है, लेकिन मैं आपको आज एक खास एक ऐसे एरिया की बात बता रहा हूं जो बहुगढ़ वरनाल इलाका है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल का एरिया है, जहां पे इलेक्शन कोई भी हो, चाहे वो बीडीसी हो, डीडीसी हो, असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स वहां पहुंचते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब इलेक्शन में चाहे किसी कैंडिडेट को हार मिले या जीत मिले, लेकिन उसके बाद वो लोग वरनाल बहुगढ़ नहीं पहुंचते, क्योंकि बहुगढ़ वरनाल का जो इलाका है बहुत दूर का इलाका है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ यह इलाका है, जहां पर सौभाग्य स्कीम के तहत भी इन लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी भी वो जमाने कदीम की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहां एक तरफ हम तो ये कहें कि सरकार का डिजिटल इंडिया बनाने का ख्वाब और दूसरी तरफ लोगों को अभी तक बिजली न मिलना, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कारकर्दगी पे मैं तो कहूंगा कि बदनुमा दागर। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से एडवर्टीजमेंट पे पैसा सर्व किया जा रहा है, सौभाग्य स्कीम को एडवर्टीज पे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया, टीवी में एड चली, न्यूज़पेपर्स पे एड चली, लेकिन जब हम देखते, क्योंकि आज भी जहां पे ट्रांसफार्मर लगाया तो उसके साथ में एक बोर्ड लगाया गया है, जिस बोर्ड को तैयार करने में 2000 से 2500 का खर्चा आता है, लेकिन अगर वो 2000 से 2500 अगर दूसरी जगह लगाया जाता जहां पे खंबे लगाने थे, जहां पे बिजली की तार पहुंचानी थी, तो शायद लोगों को फायदा होता है। यानी ये चीज जो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया जाता है, अगर वो लोगों के घर तक बिजली पहुंचाने में अगर खर्च किया जाए तो लोगों को फायदा हो सकता है। यानी ये चीज हम कहें कि बिजली निजाम रामबन के अंदर पहले से ही दरम बरम है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पे अभी भी बिजली का निजाम खराब पड़ा हुआ है, कहीं देहात ऐसे हैं जहां पर अभी भी बिजली नहीं पहुंची। तो कुल मिलाकर ये चीज तो हम कह ही सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पावर डेवलपमेंट को भी होश में आने की जरूरत है कि वो लोगों को बिजली की बेहतर सहूलियत फराहम करे, और जहां पे बिजली पहुंचाई गई है वहां पे जो सिस्टम खराब है, तारे जो कटी हुई है, बिल्कुल सिंगल तार है, कहीं पे खंबे हमने देखा कि वो, ये तो मैं कहूँ कि जिस तरह से हम हैंडीकैप को सहारा की जरूरत होती है, ऐसे ही पीडीडी के जो खंबे हैं उन्हें भी सहारे की जरूरत है। मौसम खराब हो जाए तो बिजली का गुल हो जाना, थोड़ी सी हवा क्या चल गई तो बिजली का गुल हो जाना, तो ये चीजें जाहिर करती हैं कि रामबन के अंदर पीडीडी का जो निजाम है, चाहे वो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो भी खराब है, और जिन इलाकों में बिजली नहीं है उन इलाकों में भी बिजली पहुंचाने की सख्त जरूरत है, ताकि लोग डिजिटल इंडिया बनने के साथ साथ देखिए नदीम, अगर हम लोगों की बात करें, जब लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, और क्या कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर आया हो, मौके पर उनसे बात की गई हो, उनको किसी तरीके का कोई भी आश्वासन दिया हो, या फिर बिजली विभाग की तरफ से कोई कर्मचारी या अधिकारी आया हो? जी देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि प्रोटेस्ट की जहां तक हम बात करें तो अक्सर हमने देखा है डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, और उस वक्त लोगों की उस भीड़ को बिखेरने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिसर्स को भेजा जाता है, चाहे वो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसरान हो या दूसरे ऑफिसरान को इस चीज में लाया जाता है कि जाएं आप वहां पे लोगों से बात करें, लेकिन सिवाय यकीन दहानियों के अभी तक लोगों को कुछ नहीं मिला। यानी जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, ना कि उसमें बेहतरी लाई जा रही है। यानी ये चीज हम कहते हैं आपको कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन के दावे बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, वहीं ग्राउंड जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं खराब है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, जो कि रामबन से जुड़े थे, और ये जो पूरा मामला है ये वर्नल बहुगुड़ा इलाका है, और जहां पर अभी तक लोगों के घरों में बिजली नहीं है। हालांकि तारे बिछा दी गई हैं, लेकिन जो बिजली के कनेक्शन है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। उस बीच जनप्रतिनिधि भी अभी तक आकर सिर्फ आश्वासन ही दे पाए हैं, लेकिन बिजली के कनेक्शन इन लोगों को नहीं मुहैया करवा पाए हैं। तो चलिए बात करते हैं, आज के दिन 16 सितंबर को पूरी दुनिया भर में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन है, और इस दिवस को मनाने की यही वजह है कि ओजोन लेयर के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, साथ ही इसे बचाने के लिए समाधान भी निकाला जा सके। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से
पृथ्वी को बचाती है। सूर्य से निकलने वाली ये किरणें त्वचा रोग समेत कई बीमारियों का कारण बन सकती है। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ओजोन की परत बिना पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि इस बार वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 36 साल पूरे हो गए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर्स ने ओजोन दिवस के महत्व की जानकारी भी दी और आइए देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ओजोन लेयर के बारे में वर्णन किया है। ओजोन लेयर एक तरह का एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ब्लैंकेट है जिसने पूरे अर्थ को एक तरह से शील्ड करके रखा है, जिससे कि जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो फिल्टर हो जाती हैं और हमारे अर्थ पे उतनी नहीं पहुंचती जितनी वहां से सन से आती है। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर जो है वो हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप ओजोन होल की बात कर रहे हो, तो कुछ साल पहले ये चीज काफी ज्यादा ये हाईलाइट हुई थी कि ओजोन होल हो गया है और उसके बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के मतलब भी सबने निकाले थे। बट इसका बेसिक मतलब ये है कि जैसे जो हमारी ओजोन लेयर है, वो जो ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमंस की डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज से, जैसे हमारे व्हीकल से, हमारे कुछ तरह के अप्लायंसेस से, जैसे एसीज वगैरह होते हैं, फ्रिज वगैरह होते हैं, तो उनसे कुछ तरह की गैसेस जो है वो निकलती हैं जिन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम बोलते हैं। तो वो क्या है, वो जब जाती हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो वो हमारे ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं। जब उनके साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं, हमारे ओजोन को ब्रेक डाउन कर देती है। हमारा जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में पाई जाती है, तो ये जो है हमें सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उससे बचाती है, उससे प्रोटेक्ट करती है, जो यूवी रेज जिसको हम कहते हैं। सो 1978 में आपके कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि आपके जो साउथ पोल है, अंटार्कटिका है, उस पर ये जो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन है ये कम होती जा रही है, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली, जैसे कि इंसानों में स्किन कैंसर, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम, कुछ पशु पक्षियों में भी कुछ इश्यूज जो है देखने को मिले। तो इसकी महत्वता तब से जो है, सिग्निफिकेंस जो है तब से जो है बहुत ज्यादा हो गई है। और सितंबर 16 को हर साल जो वर्ल्ड ओजोन डे की तरह मनाया जाता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। सर घातक तो होती ही है, वो जो रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, सूरज की किरणें हैं, और वो क्या करती हैं, बहुत सारी डिजीजेस जो है इंसानों में वो कॉज करती हैं। आपकी स्किन डिजीज, जेनेटिक म्यूटेशंस को कॉज करती हैं, आपकी जीन्स में चेंज लेकर आती हैं। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपको वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको कैंसर जो है आज की डेट में बहुत प्रोमिनेंट एक बीमारी है। आंखों में जब वो किरणें पड़ती हैं, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम करती हैं। आपके फ्लावर्स जो है, प्लांट्स जो है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट होता है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के नए इमरजेंसी वार्ड के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की अभी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इस प्लांट की मशीनरी वगैरह मौके पर पहुंच गई है, लेकिन अभी सचिवालय से हरी झंडी न मिलने पर यह प्लांट शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि नए इमरजेंसी ब्लॉक में भर्ती मरीजों को फिलहाल पुराने ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। संबंधित अधिकारी बोधराज ने बताया है कि सचिवालय से स्वीकृति मिलने ही नया प्लांट शुरू किया जाएगा। तक न्यू इमरजेंसी का सवाल है तो मैं कहूँगा कि अभी हमने इमरजेंसी के तौर पर हमने वहाँ पे ऑक्सीजन भी सप्लाई कर लिया है, वैक्यूम भी हमने दे दिया है और एयर भी दे दिया है टेम्पररी। मीन्स इसका जो प्लांट था अभी तक उसका जो प्रिंसिपल मैडम ने सबमिट तो किया है सेक्टर में अप्रूवल के लिए, अभी वहाँ से आया नहीं है वो प्लांट। हमें जो 2 प्लांट पाथ वाले दे रहे हैं कोई डोनेशन में, और एक CSR के अंडर, और इसका एक जो है एसओकैम का हमारे पास ऑलरेडी रिसीव हम कर चुके हैं उसका। तो ये प्लांट का हम इंस्टॉल तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इसमें अप्रूवल आ जाएगा। बाकी जो हमने टेम्पररी जो हमारे ऑक्सीजन MGPS सिस्टम जो हमने प्रोवाइड कर दिया है इनको, और ये फंक्शनल है। देखो हमारे पास प्लांट्स वो रेडी हैं, मशीनरी सिर्फ आधी ही प्रोक्योर करनी है हमने। कुछ है हमारे पास, जैसे AVR हमने रखे हैं, हमारे पास हैं। मटेरियल जो लगने में 1 महीना तो लग ही जाता है उसमें इंस्टॉल करने। सरकार की ओर से जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर जम्मू के नरवार में स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें तो यहां पर स्मार्ट सिटी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क की खस्ता हालत को लेकर वहां पहुंचने वाले वाहन के साथ स्थानीय निवासियों में भी काफी रोष है।
इन लोगों ने सरकार के स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यहाँ पर गंदगी और सड़क में पड़े हुए गड्ढे बारिश में पानी से भर जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर आप स्मार्ट सिटी की बात कैसे कर सकते हैं? साथ ही कहा कि यहाँ पर ट्रैफिक का कोई भी सिस्टम नहीं है। स्मार्ट सिटी सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है। कई अधिकारी भी इस रास्ते से यहाँ से निकलते हैं, लेकिन रोड की हालत 10 से मस नहीं होती। ऊपर देखो। कश्मीरी पंडित विस्थापितों के कुछ परिवारों ने उन्हें दी जाने वाली मासिक राहत बंद कर दिए जाने के विरोध में आज जम्मू के रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि राहत बंद होने से कई परिवार दर-बदर होकर रह गए हैं, जिससे उनका जीना मुहाल होकर रह गया है। ये गवर्नमेंट का या इस डिपार्टमेंट का इंटरनल कोई मामला था, इनको ये सुलझाना चाहिए था, या जो था इनको इस नौबत नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज इसको अदालत को ये बंद करना पड़ा है। मगर अदालत को भी सोचना चाहिए था कि ये जो बात है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत सारी फैमिलियां जो है वो सफर कर रही है, बूढ़े बुजुर्ग बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि इसी पर जब ये आता था तभी दूध वाले को देते थे, दवाई वाले को देते थे, दुकानदार को देते थे। मेरी ये रिक्वेस्ट, अगर इस डिपार्टमेंट को पता था हमारे कुछ केस चल रहे हैं अदालत में, क्या हम, और अदालत का भी हमें ये इससे बहुत नाराजगी है कि उनको ये इतना डिसीजन नहीं होना। अगर इनके कुछ अकाउंट्स है, अकाउंट्स में अगर इनका रिलीफ का अकाउंट है, रिलीफ का अकाउंट को रिलीज करो। इनके अकाउंट जो पर्सनल है, जिनके उनके तनख्वाही जाती है, कुछ था उसको बंद करो। मगर हमें क्यों सफर कर रहे हैं? क्या जो भारत का जो उच्च न्यायालय, क्या सुप्रीम कोर्ट से ये रुजू करना चाहते हैं कि इस मामले को दखल दे, ताकि हम जो यहाँ सफर कर रहे हैं इस सफर को हम ये दूर हो जाए जल्दी। तो चलिए, अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।